नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आप सबों से माफ़ी मांगता हूं। दरअसल इसके पीछे रीज़न यही है कि पिछले 10 दिनों से क्लास एब्सेंट थी, हम आपको नहीं दे पा रहे थे क्लास। इसके पीछे रीज़न हमने आपको बतलाया था, टेलीग्राम पर भी इसकी अपडेट हमने आप सबों के बीच साझा किया था। दरअसल मैं अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल में था, डिलीवरी होनी थी और थोड़ी-सी परेशानी हो गई थी और जो समय था हमें उनको देना था और इस वजह से हम क्लास देने में असमर्थ थे। फिलहाल सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हो चुकी है और ईश्वर ने हमें लक्ष्मी स्वरूप बिटिया प्रदान की है और ये सारी चीज़ें आपको हमने बतलाया भी था। तस्वीर भी हमने टेलीग्राम पर साझा किया था। बहरहाल यहाँ पर बात यह है कि हम अब अच्छी तरीके से आपकी सेवा में पुनः हाजिर हैं और पूरी निरंतरता के साथ आपके साथ बने रहेंगे। और इस वीडियो में हम उन सारे प्रश्नों को देखेंगे, तकरीबन 50 प्रश्न हैं जो कि अति महत्वपूर्ण होंगे। इसमें बिहार करंट अफेयर्स के भी प्रश्न होंगे और खास करके पेरिस ओलंपिक से संबंधित अब तक जो भी तथ्य निकल कर सामने आए हैं, तो उन सभी चीजों की जानकारी आप आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था, सबसे पहले हम इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न था कि हालिया जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार देश और रैंकिंग का कौन सा मिलान निम्नलिखित में से सत्य है। हमें सत्य मिलान की पहचान करना है। देखिए, ऐसे तो इसका राइट आंसर था, जो सत्य मिलान है इसमें विकल्पों में यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि अपना भारत 100 नहीं बल्कि अपना भारत 82वें स्थान पर है। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी जो अन्य विकल्प है, विकल्प नंबर ए, सी और डी, ये यहाँ पर गलत है। अच्छा, अगर हम बात करें जो शीर्ष देश है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार, ये देश है सिंगापुर। सिंगापुर को इसमें पहला स्थान मिला है। वहीं पर दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर जर्मनी है। साथ ही साथ जर्मनी के अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि दूसरे स्थान पर इटली, स्पेन, जापान और फ्रांस भी है। हालांकि यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखना है कि सबसे निचले पायदान पर जो 103वां स्थान पर रहा है, ये अफगानिस्तान रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। विस्तृत जानकारी इसको लेकर के हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि 1 से लेकर 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगिन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन में किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है। देखिए, यहाँ पर यह ध्यान रखना है आपको, युग युगिन भारत संग्रहालय पर यह राज्य संग्रहालय सम्मेलन 1 से लेकर 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित हुआ था। ये भारत मंडपम वही है जो कि आपको ध्यान रखना है। यहीं पर 2023 में भारत की अध्यक्षता में, ठीक है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये प्रगति मैदान में है, ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, ये होगा विकल्प नंबर ए, अपना बिहार। बिहार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस तरह की जानकारी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। फिलहाल यहाँ पर विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, जिसका उद्घाटन 3 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, जिसकी आधारशिला नीतीश कुमार के द्वारा ही 2 वर्ष पूर्व रखी गई थी। एक नए सिरे से इसका उद्घाटन किया गया है। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में ये बिहार को एक नई उपलब्धि या फिर एक नई प्रसिद्धि देगी। फिलहाल यहाँ पर पूछा गया कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस अच्छा यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है प्रश्न और विकल्प में। प्रश्न में हमसे पूछा गया कि बिहार के किस जिले में। देखिए, यहाँ पर विकल्पों में जिला का नाम दिया ही नहीं गया है। तो फिलहाल यहाँ पर इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। जो राइट आंसर होगा, जो जिला के बारे में पूछा जा रहा है, तो नवादा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 3 अगस्त 2024 को इसका उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। बहरहाल यहाँ पर इतनी सारी जानकारी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। ये हमारा तीसरा प्रश्न है कि राजगीर में जू सफारी में सबसे ऊंची पक्षीशाला या फिर बर्ड एवियरी बनाई गई है। अब पूछा गया कि सितंबर महीने में इसका उद्घाटन किया जाएगा। बताएं कि इस पक्षीशाला में देसी विदेशी पक्षियों की कितनी प्रजातियों को रखने की व्यवस्था की गई है। अच्छा, पक्षियों को लेकर एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, हमने आई थिंक 5 से 6 महीने पूर्व आपको बतलाया था। आई थिंक आप अगर रिवीजन दे रहे हैं, पीडीएफ जो आपको मिला है, तो वहां पर इन सारी चीजों को आप पढ़े होंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें ये पक्षीशाला की, जो कि नालंदा जिले के राजगीर में बना है, तो यहाँ पर समझना यह है जो पूछा गया है
इसके आधार पर राइट आंसर होगा 100 से अधिक पक्षी प्रजाति यहाँ पर रखने की व्यवस्था की गई है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि हालिया आई एक रिपोर्ट, जो कि अगस्त 2024 की ही रिपोर्ट है, और इसके आधार पर यहाँ पर लिखा गया कि आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल आया है। देखिए, ऐसे तो इसमें बदलाव होते रहते हैं। दरअसल यहाँ पर जो रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, ये अगस्त 2024 की जो नवीनतम रिपोर्ट है, इसके आधार पर, और इसके आधार पर राइट आंसर होगा बिहार का जो अरवल जिला है, जो कि सबसे नवीनतम जिला है, इसमें अव्वल रहा है। ऐसे यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है, तो अरवल है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक नए जिले बनाने को लेकर बात हो रही है। जो 39वां जिला होगा, पटना से विभाजित करके बनाया जाएगा बाढ़, जो पटना का बाढ़ क्षेत्र है, वो एक नया जिला बनाया जाएगा। इसको लेकर बातें बहुत दिनों से चली आ रही है। फिलहाल अभी 2-4 दिन पहले भी इसको लेकर बहुत सारी बातें किसी मंत्री द्वारा कहा जा रहा था। ये चीजें मीडिया में है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ये पटना जिला विभाजित होकर एक नया जिला, जो 39वां जिला बनेगा, बाढ़ क्षेत्र। तो ये चीजें आपको समझना है। हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए कि नया जिला जो बनेगा, जो बातें चल रही है, वो किस जिला को लेकर कही जा रही है। हालांकि यहाँ पर वो चीजें हमने नहीं लिखा है, लेकिन जानकारी पर्पज से जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इतनी ही जानकारी। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, 5वां प्रश्न है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में अपना बिहार जो है पूरे देश में अव्वल है, और इसे समझने के लिए किस राज्य की एक टीम ने हाल ही में अगस्त 2024 में, जो कि पटना में 2 जगह है, नवतपुर और बीटा, यहाँ पर यानी कि बिहार का दौरा किया है। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझिएगा, जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन का जो कार्य है, बिहार सरकार ने इस पहल को जो अपनाया है, इसके पीछे एक ही रीजन है। जब खास करके बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का जो गठन हुआ था, तब से लेकर अब तक पिछले 65 वर्षों के अगर हिस्ट्री की बात करें, तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड कभी भी मुनाफे में नहीं गया। 2012 में ये बोर्ड को भंग करते हुए 5 कंपनियां बनाई गई थी, और इसी का परिणाम है कि 2023 में जब बातें यहां से निकलकर सामने आई, तो तकरीबन 200 करोड़ का मुनाफा हुआ। जो डेटा कहती है, लगभग 200 करोड़ का मुनाफा हुआ, और पूरा क्रेडिट जाता है स्मार्ट प्रीपेड मीटर को। और इस मामले में बिहार सरकार तेजी से कार्य कर रही है, और इसी को मतलब जो ये कार्य है, जो अच्छी तरीके से संचालित हुआ है, ये अन्य राज्यों को अपनी ओर आकर्षित किया है। और इसी दिशा में केरला से एक टीम इसे समझने के लिए बिहार का दौरा की है। तो ऐसे में विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इस समय स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में अपना बिहार अन्य सभी राज्यों में अव्वल है। अब देखिए, अब कुछ प्रश्न पेरिस ओलंपिक से भारत के संदर्भ में हमने यहाँ पर आपके समक्ष रखा है। ठीक है, इनको ध्यान पूर्वक आपको देखना है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि पेरिस ओलंपिक 2024, जो कि 26 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई है, 11 अगस्त 2024 तक ये चलेगी। अब यहाँ पर लिखा गया कि इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला जो ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 वाला, वहां पर भी भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक ही अपने नाम किया था। फिलहाल यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा स्पेन को हराकर। देखिए, जर्मनी से हार गई ये 2024 वाले पेरिस ओलंपिक में, नहीं तो बहुत बेहतरीन तरीके से हॉकी खेलते हुए टीम यहाँ तक पहुंची थी और गोल्ड मेडल का प्रबल दावेदार थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन कांस्य पदक से संतोष करना पड़ेगा, और यहाँ पर पूछा गया 2-1 से किस देश को हराया, तो स्पेन को। फिलहाल विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, पेरिस ओलंपिक से संबंधित एक और प्रश्न है कि भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020, जो पिछला ओलंपिक संस्करण है, जो खास करके अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की, ये 32वां संस्करण था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जो पेरिस ओलंपिक की अगर हम बात करें, ये आप यहाँ पर जरूर नोट कीजिएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का ये 33वां संस्करण है। अब यहाँ पर 32वें संस्करण की बात करें, 2020 वाला जो टोक्यो ओलंपिक था, इसमें यहाँ पूछा गया कि 41 साल बाद मनप्रीत सिंह की अगुवाई में कोई पदक या फिर कांस्य पदक जीता था भारतीय हॉकी टीम। अब आगे हमने लिखा है कि अब पेरिस ओलंपिक के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक में कितने पदक जीत चुकी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओलंपिक के इतिहास में अगर हम पदकों की बात करें हॉकी टीम के दृष्टिकोण से, तो कुल 13 पदक हॉकी टीम ने अपने नाम किया है। मेंस हॉकी टीम जो भारतीय टीम है, देखिए 13 पदकों में से 8 स्वर्ण यानी कि 8 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर यानी कि 1 रजत पदक है, और 4 कांस्य यानी कि 4 ब्रॉन्ज मेडल है। ये चीजें यहाँ पर समझना है। पूरी की पूरी जानकारी
यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको एक बात ये बता दूं कि जो अंतिम गोल्ड मेडल हॉकी टीम को मिला है ओलंपिक खेलों में, ये 1980 में मिला है, जो मॉस्को में हुआ था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अंतिम बार गोल्ड मेडल 1980 में भारत ने अपने नाम किया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न होगा कि भारतीय पुरुष निशानेबाज स्वप्निल कुसाले जो कि पुणे के हैं, ये पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में 50 मीटर थ्री पोजीशन राइफल शूटिंग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। बताएं कि इस स्पर्धा में मेडल जीतने वाले वे कौन से भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, दरअसल जो खिलाड़ी या फिर जो पदक जो अपने नाम किए हैं, ये एक कॉमन जानकारी है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उनसे रिलेट करते हुए कुछ ऐसे भी प्रश्न अराइज हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आप, जो हमने ये प्रश्न आपको बतलाया, ये थोड़ा हिडन हो गया जानकारी, ये थोड़ा सा एक अलग लेवल का हो गया, थोड़ा सा हट के हो गया, ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछ जाएंगे। वही प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा है कि इस प्रतिस्पर्धा में मेडल जीतने वाले वे कौन से खिलाड़ी हैं। तो पहले तो यहाँ पर ये बताने का एक ही रीजन है कि जो बीपीएससी का अभी बदलता हुआ स्वरूप है, आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, खास करके बीपीएससी एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट कर रही है। तो इन सारी बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। एक तरीके से देखा जाए, अगर आपकी जो तैयारी का स्तर है वो उत्कृष्ट होगा, तो सिलेक्शन भी निर्धारित होगा आपका। ठीक है, ये चीजें समझिएगा। फिलहाल यहाँ पर विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। देखिए, अगला एक और प्रश्न पेरिस ओलंपिक से ही संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के तहत मेंस जेवलिन थ्रो के संदर्भ में खिलाड़ियों और उन्हें मिले पदक तथा उनके रैंक का कौन सा मिलान यहाँ पर सत्य है। देखिए, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम करे, लेकिन पेरिस ओलंपिक में ओलंपिक का एक नया रिकॉर्ड बन गया, जो कि पाकिस्तान के नाम रहा। जो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं असरत नदीम, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड कायम कर दिए ओलंपिक खेलों में। अगर हम जेवलिन थ्रो की बात करें तो 92.97 मीटर का ये सर्वश्रेष्ठ थ्रो है, जो कि अरशद नदीम के नाम रहा, ये ध्यान रखिएगा। और ये एक सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा, और इसके साथ ही ये स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ठीक है, ये रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया। नीरज चोपड़ा के अगर हम बात करें तो रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल अपने नाम किया 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ। वहीं पर कांस्य पदक की बात करें तो पीटर्स एडरसन, जो कि ग्रेनाडा के हैं, एक देश है यहाँ के, और आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने 88.54 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर ये कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इन सभी को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, नीरज चोपड़ा को जो ये खास करके बात करें, अगर सिल्वर मेडल जो मिला, तो इसके साथ ही भारत का जो होप था गोल्ड मेडल का, वो एक तरीके से देखा जाए वो खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिलहाल विकल्प है, सभी विकल्पों को ध्यान रखते हुए जो राइट आंसर होगा ये होगा सभी सत्य, यानी कि विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में, एक सेकंड यहाँ पे मिस टाइपिंग है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और तेजी तेजी में फास्ट जो टाइपिंग जो हुआ है उस वजह से यहाँ पर मिस टाइपिंग हुआ। हालांकि मैं पीडीएफ में आपको इसको सुधार करके दे दूंगा। फिलहाल यहाँ पे प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में निशानेबाज मनु भाकर, जो कि हरियाणा की है, ये 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा और मिक्स 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल की है। बताएं कि वह एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली कौन सी भारतीय है। आप यहाँ पर मनु भाकर को तस्वीर में देख सकते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि मनु भाकर के साथ में जो ये शख्स हैं, जो एक खिलाड़ी हैं, जो कि मिक्स टीम में शामिल थे, इनका नाम क्या है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां पर हमें बताइएगा। फिलहाल एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय है कौन, तो मनु भाकर, जो कि हरियाणा की है। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, ओलंपिक खेलों की बात हो रही है तो हम उतना डीप में तो नहीं जाएंगे। आई थिंक ओलंपिक खेलों के इतिहास को लेकर आप लोगों को जानकारी होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़ने का जरूर प्रयास कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम ध्यान फोकस करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हम आपको पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं। फटाफट यहाँ पर मैं चीजों को देखूंगा। दरअसल ये चीजें आपको पहले हमने बतला दिया है। देखिए, पहला पॉइंट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का जो एज
आयोजन है ये 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जा रहा है। यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण है। इसका उद्घाटन समारोह सीन नदी में आयोजित किया गया। ठीक है, ये पहली बार है, देखिए ये इतिहास में पहली बार है जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का पारंपरिक उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम में आयोजित नहीं किया गया, बल्कि इसे एक प्रकार से देखा जाए तो ये सीन नदी में आयोजित किया गया, नाव पर, बोट पर। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, सीन नदी के बारे में एक प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सीन नदी के किनारे, ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ये तीसरी बार है जब पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। देखिए आपको ध्यान रखना है, इससे पहले पेरिस वर्ष 1900 में और फिर 1924 में ये ओलंपिक की मेजबानी किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का जो शुभंकर ये है ओलंपिक फ्रिज, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस ओलंपिक खेल का जो आदर्श वाक्य है, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, ये इसका आदर्श वाक्य है। पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए भारत ने 117 एथलीट भेजे हैं, इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। अच्छा, ओलंपिक खेलों के इतिहास की हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज समझिएगा, ओलंपिक खेलों में टोक्यो ओलंपिक तक बात करें, 2024 वाला को यहाँ पर हमने ऐड नहीं किया है। 2024 का ओलंपिक जब संपन्न हो जाएगा वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। फिलहाल 2024 को छोड़ते हुए बात करें तो 35 पदक भारत ने ओलंपिक में अपने नाम किया है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। देखिए पेरिस ओलंपिक के अतिरिक्त जो पिछला जो टोक्यो 2020 था, जो ओलंपिक खेल था टोक्यो वाला, वहां पर भारत ने 7 पदक अपने नाम क्या था एक्चुअली, ये ध्यान रखिएगा। और पेरिस ओलंपिक को लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल जो 117 खिलाड़ियों की, 117 एथलीट की हम बात कर रहे थे, ये विभिन्न राज्यों से संबंधित हैं। जो डिटेल जानकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं, हरियाणा से सबसे अधिक 24, पंजाब से 19, तमिलनाडु से 13, उत्तर प्रदेश कर्नाटक से 7, केरला से 6, महाराष्ट्र से 5, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से 4-4, पश्चिम बंगाल से 3 और इसके अतिरिक्त चंडीगढ़, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, मणिपुर, मध्य प्रदेश से 2-2 और साथ साथ बिहार, असम, गोवा, झारखंड और सिक्किम से एक एक खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। सभी को काउंट करेंगे तो इसकी संख्या हो जाएगी 117। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से केवल एक एथलीट श्रेयसी सिंह, जो कि शूटिंग मतलब खेल से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है, ये इसमें पार्टिसिपेट किए थे। श्रेयसी सिंह जमुई से बीजेपी विधायक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। हालांकि इस ओलंपिक खेल में ये मेडल से चूक गई, कोई मेडल इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो बिहार से एक खिलाड़ी इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले जो बीपीएससी मेकर का हम सब का परिवार है, अब ये 2 लाख के सदस्यों का परिवार है, 2 लाख के आंकड़े को हम लोग पार कर चुके हैं। तो इसी अवसर पर आप सभी के लिए एक धमाका ऑफर है। दरअसल अगर आप खास करके बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं या फिर बिहार में जो आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा इसकी प्रिपरेशन में लगे हैं, तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। हमारे तमाम स्टडी मटेरियल, जिसमें कि करंट अफेयर्स की जो सीरीज चलती है, ये सभी जो भी हमारे नोट्स होते हैं वो सभी आप एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। खास करके जो आपका बीपीएससी एग्जाम प्रस्तावित है 30 सितंबर को, हालांकि एक बात ये भी ध्यान रखने योग्य है कि ये डेट आगे बढ़ सकता है। फिलहाल इस तैयारी में अगर आप नहीं लगे हैं तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय आपके पास कम है। और इसी कोर्स के माध्यम से हमारे तमाम स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज आदि का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। इस अवसर पर यहाँ पर आप सभी के लिए एक धमाका ऑफर है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, जब आप इस कोर्स को एप्लीकेशन पे परचेज करेंगे तो वहां पर ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे BM200। ठीक है, तो ये आपको महज 199 रुपये में हमारे तमाम स्टडी मटेरियल आपको 1 साल की अवधि के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। खास बात यह है कि यहाँ पर जब भी आपसे ज्वाइन करेंगे तो पिछले 1 वर्ष का करंट अफेयर्स का जो पैकेज है वो बिल्कुल आपको निःशुल्क मिल जाएगा। ठीक है, और अगले 1 वर्ष तक यहाँ पर मिलता रहेगा। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए। जो लोग इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आगे आते हैं 11वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि यूनेस्को की कौन सी विश्व धरोहर समिति सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जहां पर असम के अहोम राजवंश के मैदान को आधिकारिक तौर पर सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। अच्छा, थोड़ी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में भी मतलब दिया था, वहां पर ये इसका 46वां संस्करण था।
विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर समझिएगा, जो हम बात कर रहे हैं खास करके विश्व धरोहर स्थलों की, तो भारत में अगर हम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की बात करें तो इसकी संख्या अब बढ़कर 43 हो चुकी है। ये कंप्लीट चार्ट हमने आपको दिखलाया था। जो भारत में जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस स्लाइड में आपको 14 दिख रहा है, 14 यहाँ पर आप देख रहे हैं और इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो कुल मिला के इसमें जो नया जो शामिल हुआ है ये अहम राजवंश के मोइदम, जो कि असम से संबंधित है, ये इसमें शामिल किया गया है। मोइदम एक दफन स्थल है जो कि हजारों सालों से दफन है। यहाँ पर आई थिंक, हाँ, यहाँ पर इस तस्वीर में हमने आपको दिखलाया है, इसी को इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको हमने बतलाया था 23वां और 33वां ये बिहार से संबंधित है। जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में बात करें तो वर्ष 2002 में बिहार का जो बोधगया महाबोधि मंदिर परिसर है ये शामिल होने वाला बिहार से पहला स्थल बना था। और भारत के दृष्टिकोण से देखें तो 23वां स्थल, और वहीं पे 33वें नंबर पर ध्यान फोकस कीजिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2016 में इस सूची में शामिल होने वाला बिहार का दूसरा स्थल था। ओवरऑल भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो 33वां स्थल शामिल हुआ था ये नालंदा महाविहार। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में 19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय का नए सिरे से उद्घाटन भी किया गया, तो इस वजह से ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, रिलेट करके ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर समझने योग्य है, ध्यान रखने योग्य है। तो ये तो रही बात यहाँ पर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की, तो भारत में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो सूची में जो मतलब शामिल है इसकी संख्या 15 है। और रिसेंटली 2023 में इसमें गुजरात का गरबा नृत्य शामिल हुआ है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान आप लोग रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि 2023 वाला या फिर 2021 वाला नहीं पूछा जा सकता है, आपसे 2008 वाला भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस समय जो बीपीएससी जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रही है ये चीजें हम अनुमान लगाते हैं कि कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन सकता है। और इस दिशा में हम उस तरह से आपको प्रिपेयर करेंगे, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो नो डाउट यहाँ पर आपको भरपूर हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिलहाल इतनी जानकारी है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है जिनके द्वारा 1 से लेकर 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगिन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसी को लेकर अभी जानकारी हमने दिया था कि बिहार को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। दरअसल इसका जो उद्घाटन किया गया केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री के द्वारा, यहाँ से एक हिंट आप ले सकते हैं, वर्तमान में जो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री है ये गजेंद्र सिंह शेखावत है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं आपको ये बतला दूं, जो भारत मंडपम की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, आपको हमने बतलाया था जब 18वां G20 शिखर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ था तो भारत मंडपम के बाहर नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। आप लोगों को मालूम होगा नटराज की प्रतिमा, यहाँ पर हमने जानकारी आपको दिया था, ये पूरी दुनिया में स्थापित नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा है जो कि भारत मंडपम में ही स्थापित की गई, बाहर में उसके सामने। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष है कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हालिया प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के अनुसार भारत 119 देशों में कौन से स्थान पर है। देखिएगा, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ का हाल ही में 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अब यहाँ पे पूछा गया कि बताएं कि भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेलने वाले अंशुमान गायकवाड़ कब कब भारतीय टीम के हेड कोच नियुक्त हुए थे। देखिए, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, पहली बार 1997 में, फिर 1999 में और फिर उसके बाद वर्ष 2000 में। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो कौन है, हेड कोच, वो है गौतम गंभीर। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन किस तिथि को हाल ही में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये 2 दिवसीय सम्मेलन था और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 2 से 3 अगस्त 2024 को यहाँ पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है कि मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने हाल ही में 1 अगस्त 2024 को 1983 बैच की किस सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। ध्यान दीजिएगा, अभी नए जो चेयरमैन बनी है इनका नाम है
प्रीति सूदन, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा चलिए, एक जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोगों को हमने बतलाया है। अच्छा, ये जानकारी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमने 5 से 6 चैनल, एक्चुअली में 5 से 6 चैनल को रिकॉग्नाइज किया, बड़े-बड़े चैनल हैं जिन्होंने हमारे कंटेंट को एकदम से हूबहू कॉपी किया है। वहाँ पर उसमें भी इन्होंने गलत ही पढ़ा दिया। हमने जो बतलाया था बीपीएससी के नए चेयरमैन कौन है, दरअसल इनमें मतलब पिछले 3-4 महीने में देखें तो इसमें कुछ-कुछ बदलाव होते रहे हैं। और ये चीज़ें खास करके उसी प्रकार से जिस प्रकार से बिहार में शिक्षा मंत्री को लेकर कई बार बदलाव हुआ है, तो उसी प्रकार से बीपीएससी का चेयरमैन भी कई बार इस साल बदला गया है। तो वर्तमान में जो बीपीएससी के चेयरमैन है ये हैं परमार मनु भाई। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इससे पहले कौन थे, इम्तियाज अहमद करीमी, जो कि कुछ समय के लिए इन्हें प्रभार सौंपा गया था। तो उन लोगों का काम क्या है, कॉपी करना और वही चीज़ें पढ़ाना, उस पे कोई रिसर्च नहीं है। और विद्यार्थी लोग जो खास करके ऐसे चैनल को फॉलो करते हैं, जो खास करके एग्जाम के समय ये बड़ी-बड़ी बातें करेंगे कि हमने साल भर आपको पढ़ाया है और ये रहा मैराथन क्लास, तो ऐसे चीज़ों से बचिएगा क्योंकि ये चीज़ों पे उन लोगों की रिसर्च नहीं होती है, बस कहीं से कॉपी किया और उसे पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। निरंतरता के साथ, पूरी निरंतरता के साथ हमने क्लासेस आपको दिया है और दे भी रहे हैं। दरअसल कुछ-कुछ समय ऐसा होता है, कुछ परेशानियाँ भी सामने आ जाती हैं। जैसे कि अभी पिछले 10 दिन से क्लास एब्सेंट था। खैर उन सब बातों को छोड़ते हुए ये ध्यान रखिएगा कि जेन्युइन रूप से, सही तरीके से, सही कंटेंट को पढ़िएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो एक प्रश्न जो, जैसे मान लीजिए यही प्रश्न जो अगर मान लीजिए खास करके जो अध्ययन मंत्र हमारा कॉपी किया है, मान लीजिए वहाँ पर ये प्रश्न आपको पढ़ाया गया, ठीक है? और आपने वहाँ पर आंसर कर दिया इम्तियाज अहमद करीमी, तो समझ लीजिए एक प्रश्न आपको जो गलत हुआ है, वो तो आपको नीचे लेके जाएगा ही जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव मार्किंग की जो व्यवस्था है, उसे आप कैसे भूल सकते हैं? हज़ारों की संख्या में वो आपके रैंक को नीचे करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, इन सब बातों को ध्यान रखना है। ठीक है? चलिए अब यहाँ पर फिलहाल अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान में बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं ये हैं परमार मनु भाई। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक यानी कि सेना की, यानी कि मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल नियुक्त की गई है? देखिए, इनका नाम है साधना सक्सेना नायर, यानी कि विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन नई दिल्ली में 29 जुलाई 2024 से किस तिथि तक किया गया? देखिए, इसका राइट आंसर होगा 29 जुलाई 2024 से लेकर किया गया 3 अगस्त 2024 तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये भी, सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम न्यायाधीश की बात करें तो वर्तमान में डी वाई चंद्रचूड़ ये सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। पटना हाईकोर्ट के संदर्भ में ये ध्यान रखिएगा 44वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कृष्णन विनोद चंद्रन पटना हाईकोर्ट के मौजूदा वो 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा समय तक बतौर प्रधानमंत्री शासन करने वाली महिला शासिका शेख हसीना ने हाल ही में 5 अगस्त 2024 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताएं कि वो कितनी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए, बतौर महिला शासिका की बात करें, एक प्रधानमंत्री के रूप में किसी भी देश में, पूरी दुनिया में शासन करने वाली, लंबे समय तक शासन करने वाली ये महिला का नाम क्या है, शेख हसीना। और जो पूछा गया है प्रश्न कि कितनी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी, इसका राइट आंसर होगा 5 बार। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से जो स्थिति है जो चरमरा गई, एक तरफ से देखा जाए तो इन्होंने 5 अगस्त को इस्तीफा सौंपते हुए वहां से मतलब भारत में एक तरह से पलायन किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बातें आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा, सुना भी होगा, तो फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न जो यहाँ पर हमने शामिल किया है, जो लंबे समय तक शासन करने वाली महिला शासिका, ये चीजें पहले बहुत ज्यादा खबरों में रही है और हमने आई थिंक 2023 में इसको लेकर जानकारी दिया था, वहीं से यहाँ पर इसको हमने इस चीज से रिलेट कर दिया है। अब देखिएगा, 20वां प्रश्न है कि हाल ही में 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का नेता के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। बताएं कि उन्हें किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, अभी हाल ही में शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो इसके पश्चात 8 अगस्त 2024 को, 3 दिन पश्चात, ये 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। अब पूछा गया है, दरअसल ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। यहाँ से प्रश्न स्वाभाविक रूप से राइज हो सकता है। तो नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया था वर्ष 2006 में। और विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने या फिर केंद्र सरकार से हालिया प्राप्त जानकारी के अनुसार
पिछले एक दशक में यानी कि 2014 से कितनी भारतीय प्राचीन कालीन वस्तुओं को वापस लाया गया है? देखिए पिछले एक दशक में यानी कि 2014 से अब तक कितनी भारतीय प्राचीन कालीन वस्तुओं को वापस भारत लाया गया है? जो रिपोर्ट कहती है इसके आधार पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी यानी कि 345। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राइट आंसर है डी। अब उसके बाद यहाँ पर अगला होगा 22वां नंबर प्रश्न। तो ये प्रश्न है कि भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का जो आयोजन है हाल ही में सुलूर तमिलनाडु में आयोजित किया गया। आयोजन की बात करें तो 6 अगस्त को शुरुआत हुई है, 14 को इसका समापन होगा। देखिए सुलूर तमिलनाडु में ये आयोजित किया जा रहा है जिसमें 30 देशों ने हिस्सा लिया है। बताएं कि इसका दूसरा और अंतिम चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा। दरअसल ये पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, तरंग शक्ति 2024 वाला संस्करण है। ये इसका उद्घाटन संस्करण है, 2 चरण में ये आयोजित होना है। पहला चरण आयोजित कहां पर हो रहा है तो सुलूर तमिलनाडु में, और दूसरा चरण इस अवधि में आयोजित होगा जोधपुर राजस्थान में। तो विकल्प नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की मेजबानी में 6 से लेकर 8 अगस्त 2024 तक निम्नलिखित में से कहां प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो भारत की मेजबानी में ये 3 दिवसीय आयोजन था जो कि 6 से लेकर 8 अगस्त 2024 तक ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी ने हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक का पदभार संभाला है। अब यहाँ पर हमने आपसे ये पूछा है दलजीत सिंह चौधरी के बारे में कि बताएं कि वे किस कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे अब तक एसएसबी में महानिदेशक थे जिन्हें अभी हाल ही में बीएसएफ का महानिदेशक का पदभार दिया गया है। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किनके द्वारा 4 अगस्त 2024 को चंडीगढ़ में अपराध न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन प्रणाली का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन 4 अगस्त 2024 को चंडीगढ़ में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह इसके द्वारा यानी इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ये उपलब्धि अपने नाम किया है नागालैंड ने। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की 15वीं व मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से लेकर 10 अगस्त 2024 तक किन 3 देशों के दौरे पर गई थी। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए आधिकारिक दौरा होता है और 5 से लेकर 10 अगस्त की बात करें तो ये 3 देशों के जो दौरे पर थे इसमें आपको ध्यान रखना है फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न अराइज होता है, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 अगस्त 2024 को फिजी की संसद को संबोधित की है। बताएं कि फिजी के मौजूदा राष्ट्रपति कौन है जिनके द्वारा यहाँ पर उन्हें फिजी के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। तो मौजूदा जो राष्ट्रपति की बात हो रही है इनका नाम है रातो विलियम मेवालिली काटोनिविरे। इनके द्वारा इन्हें फिजी के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 अगस्त 2024 को किस राज्य के आदि चुनचुनगिरी, ये नाम ध्यान रखिएगा, किस राज्य के आदि चुनचुनगिरी और चोलानूर को मौर अभयारण्य घोषित किया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो दोनों स्थल है जो मौर अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया ये 2 राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर एक तो हो जाएगा कर्नाटक, जो कर्नाटक ये वाला होगा आदि चुनचुनगिरी, और वहीं पे अगर चोलानूर की बात करें तो इसका जो मतलब होगा ये केरला से होगा। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर क्रमशः कर्नाटक और केरल से संबंधित है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में यानी अगस्त 2024 में रिसेंटली आसमा कुमारी केसी, इनका पूरा नाम है आसमा कुमारी केसी, जो कि खबरों में है। हमने पूछा कि बताएं कि खबरों में रहने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, किस वजह से ये खबरों में है। देखिए जो विकल्प आपको दिए गए हैं इन सभी विकल्पों में ध्यान देते हुए विकल्प नंबर सी को देखिएगा। विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 ये चुनी गई है जिस वजह से आसमा कुमारी केसी खबरों में है।
तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है 5 अगस्त 2024 को जारी 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए हमें असत्य कथन की पहचान करना है। इसमें पहला कथन है कि वॉलमार्ट लगातार 11वें वर्ष इस सूची में जो 2024 का फॉर्च्यून ग्लोबल 500 का सूची है इसमें शीर्ष स्थान पर है। ये कथन हमारा सत्य है, हमें असत्य की पहचान करना है। अब दूसरा पॉइंट है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में शीर्ष स्थान पर रही है, ये भी सत्य है। इस सूची में भारत की 8 कंपनी शामिल है। दरअसल 2024 को लेकर यह सूची जो जारी हुई इसमें 8 नहीं बल्कि 9 कंपनियां शामिल है। यही पॉइंट असत्य है और यही हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, वैश्विक स्तर पर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो 86वीं रैंक मिली है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं संयुक्त समिति और इससे संबंधित बैठकें 29 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक कहां पर आयोजित की गई। देखिए ये 5वीं बैठक थी, ये 29 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक जो आयोजित हुई है ये इंडोनेशिया के जकार्ता में। विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की एक प्रकार से बैठक थी, 5वां संस्करण था। ये जकार्ता जो इंडोनेशिया में है यहीं पर ये आयोजित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ दादरा नगर हवेली किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 2 अगस्त को। विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और किस देश ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 1 अगस्त 2024 को सीमा शुल्क, कृषि, कानूनी, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण, संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कुल 9 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सभी क्षेत्रों में कुल मिलाकर 9 समझौते हुए हैं और ये भारत और किस देश के मध्य हुआ है 1 अगस्त को। तो भारत और वियतनाम के बीच हुआ है, अतः विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन ने 3 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। बताएं कि इस तरह के कार्यक्रम की जो आयोजन होता है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 3 अगस्त 2023 को की गई थी। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह लगातार दूसरी बार है जब इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि 6 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक मेडिटेक सम्मेलन 2024 को निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया है। देखिए वैश्विक मेडिटेक सम्मेलन 2024 जो कि 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ, तो इसको संबोधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया, अतः विकल्प नंबर ए करेक्ट है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हालिया आईए की रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थापित नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता पिछले 10 वर्षों में 76 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 203 गीगावाट हो गई है। बताएं कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए एक तो करंट अफेयर्स के रूप में इसका जो राइट आंसर होगा ये तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे 165% की वृद्धि हुई है, लेकिन इसका आंसर आप मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे निकाला जा सकता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो वैल्यू आपको दिख रहा है दोनों 76 और 203 यानी कि 76 से बढ़कर ये 203 हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली 203 जो बड़ा वैल्यू उसमें 76 को घटा दीजिए, आपको प्राप्त होगा 127। 127 का डिफरेंस है दोनों में, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। इस केस में ये वृद्धि हुआ है तो दोनों के बीच का डिफरेंस 127 है। और कितना में से 76 में से, यानी कि 76 में से बढ़ के ये 203 यानी 76 से बढ़कर ये 203 हुआ है। यानी कि बेस वैल्यू जो आपका है ये है 76 और इसका प्रतिशत हमें निकालना है तो 100 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसे आप हल करेंगे तो आपको ये 165 ही प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा 165 इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से भी प्रतिशतता के दृष्टिकोण से आप इसको हल कर सकते थे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। देखिए यहाँ पर 2 बार उद्घाटन लिखा गया है। उद्घाटन क्या है, और इस वर्ष इस सम्मेलन का जो विषय ये ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स है, ये इसका खास करके ये थीम है या फिर विषय है। एक्चुअली यहाँ पर हमसे पूछा था किस तिथि को ये यहाँ पर आयोजित होना या फिर किस तिथि को उद्घाटन हुआ एक्चुअली में नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि 3 अगस्त 2024 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS साल की 2 से 4 अगस्त 2024 को
2 दिवसीय कोलंबो यात्रा पर थी। एनएसएस साल की भारत में या फिर भारत में, एक सेकंड, यहाँ पे के नहीं बल्कि ने होगा। एनएसएस साल की भारत में निर्मित पहली पनडुब्बी है। बताएं कि इसे किस तिथि को भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा, भारतीय सेना में 7 फरवरी 1992 को कमीशन किया गया था या फिर शामिल किया गया था, और ये भारत में निर्मित होने वाला पहला पनडुब्बी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के जेनेट यंग को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज का या फिर साइंसेज ने पुनः अपना अध्यक्ष चुना है। हालांकि अब तक यही थे, एक बार पुनः इसे चुना गया है। इनका नाम है जेनेट यंग, एक महिला है और रहने वाली है अमेरिका की। विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक वर्ष 4 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 अगस्त 2024 को भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनका जन्म मद्रास में हुआ था ब्रिटिश भारत में, ये 84 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हुआ 3 अगस्त को। अब यहाँ पर पूछा गया कि उन्हें मिले पदक और वर्ष का कौन सा मिलान सत्य है। ध्यान दीजिएगा, जो विकल्प यहाँ पर आपको दिख रहा है, पद्मश्री जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है, 1968 में इन्हें मिला था। पद्म भूषण जो कि तीसरा सर्वोच्च सम्मान है 2001 में। पद्म विभूषण जो कि दूसरा सम्मान, जो कि सर्वोच्च दूसरा सम्मान है, ये 2016 में सम्मानित हुए थे। और फिर 1977 में यानी कि 1977 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो विकल्प यहाँ पर जो मिलान दिए गए हैं सभी सत्य है। तो ये प्रश्न है, किस देश के डेकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी यानी GIFT का जो पूरा नाम होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, यहाँ पर शॉर्ट में ये ध्यान रखें, गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये दोनों विश्वविद्यालय संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 अगस्त 2024 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर ग्राहम थॉर्प का 55 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये इंग्लैंड के क्रिकेटर है, लंबी बीमारी से ग्रसित चल रहे थे लंबे समय से, और आपको ये ध्यान रखना, विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक 2024 के पुरुष सिंगल्स में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। नोवाक जोकोविच को लेकर आप लोग भली बात ही परिचित होंगे, ये सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं। विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जिनके द्वारा 5 अगस्त 2024 को मनेकशा सेंटर नई दिल्ली में शीर्ष स्तरीय त्रिसेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया। देखिए, वर्तमान में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है यह जनरल अनिल चौहान। आपको ध्यान रखना, विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत थे, जो कि तमिलनाडु में 2021 में, एक्चुअली में ध्यान रखिएगा, एक नीलगिरी जिला में कुन्नूर नामक स्थान पे MI-17 भारतीय वायुसेना का एक विमान था, MI-17V5। इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त, मतलब ये शिकार हुए थे, जिसमें कि 13 लोग उनकी पत्नी समेत सवार थे। वो सभी की वहां पर दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। तो इस विमान का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस तिथि को नई दिल्ली में महिलाओं के लिए डिजिटल शक्ति अभियान के अंतर्गत डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन अभी हाल ही में 5 अगस्त 2024 को हुआ। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में कुल 47 प्रश्न थे, जो कि सभी चुनिंदे प्रश्न थे, और यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से सारी जानकारी आपको दिया है। हालांकि आज वाले इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देखने को मिला है। आप लोग चाहें तो अपने तरीके से, अपने ढंग से आप यहाँ पर जब आपसे नोट करेंगे वहां पर आप इसे डाल सकते हैं। हालांकि PDF में हम वो चीजें आपको दे देंगे। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में आयोजित हो रही ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ी भाग लिए हैं। इसकी जानकारी आज वाले वीडियो में भी हमने आपको दिया है। कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, ऑफर को लेकर ये सारी जानकारी जो हमने आपको दिया था, आप ये ध्यान रखिएगा, आपके पास एक सुनहरा अवसर है, आप लोग इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। चलिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।